हेलो ऑल, आई होप आप लोगों की एपीएससी और ईओ की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आप लोगों ने अपनी इंटेंसिटी बहुत हाई कर रखी होगी। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे एग्जाम का लेवल क्या होगा, कहीं पेपर बहुत टफ तो नहीं आ जाएगा, कहीं पेपर बहुत इजी तो नहीं आ जाएगा, हमारे अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे हर एक क्वेश्चन का वो है पीवाईक्यू की डिटेल्ड एनालिसिस, क्योंकि उनसे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आने वाला पेपर किस तरह का हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईओ एंड एपीएससी पास्ट ईयर पेपर, ताकि आप एक आइडिया जनरेट कर सकें कि आपका जो 2 जुलाई को एग्जाम है एपीएससी और ईओ का वो किस तरीके का हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो आपके पास पीवाईक्यू पक्का होने चाहिए ईपीएफसी के 2002, 2004, 2012 और 2015 के और ईओ के 2017 और 2021 के, क्योंकि ये पीवाईक्यू की एनालिसिस प्लस इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। दोस्तों अगर आपके पास ये पीवाईक्यूज नहीं है तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द सॉल्व्ड पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी पेपर एग्जामिनेशन फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एब्सोल्युटली फ्री। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके पास ये पीवाईक्यूज पक्का होनी चाहिए, इनकी एनालिसिस भी करनी है और इनको सॉल्व भी करना है। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी अपनी जो पीवाईक्यू है इसको डाउनलोड कर लीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए जब हम किसी पर्टिकुलर पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं। पीवाईक्यू की एनालिसिस से हमें कुछ पॉइंट्स पता लगते हैं कि यार पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है, ईओ बहुत टफ आ रहा है या एपीएससी बहुत टफ आ रहा है, क्या लेवल है एग्जामिनेशन का। फिर हमें पता लगता है कि भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज क्या है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी वाला कंपोनेंट कौन सा है जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या पेपर बहुत फैक्चुअल है, क्या पेपर बहुत अप्लाइड है, फिर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पेपर टाइम कंज्यूमिंग है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लिस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या वन लाइनर आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हमें पता करना होता है कि भाई इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये टॉपिक फिक्स है कि इनसे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर एग्जाम का स्कोप कैसा है, क्या ये जो पेपर है ईओ और एपीएससी का ये सिलेबस के दायरे में रहता है या फिर यहाँ पर आपको बाहर से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कि चेंजिंग ट्रेंड क्या है, कि कुछ नई अपडेट हो रही है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन लेस इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। फिर हमारी प्रिपरेशन को जज करना कि यार हम कहां पर स्टैंड करते हैं। दोस्तों जब प्रिपरेशन करने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तभी आपको पता लगता है कि मैं कितना पानी में हूं। अगर वो पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आपने सही पढ़ा है, अगर पीवाईक्यू आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपने सही नहीं पढ़ा है। तो इन्हीं सभी पैरामीटर्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप एक आइडिया जनरेट कर सके कि आने वाला पेपर किस तरह का होगा। शुरुआत करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं लेवल एंड स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन की तो हम एपीएफसी और ईओ एग्जाम की बात करते हैं। ईओ एग्जाम से पहले हम एपीएफसी की डिस्कशन करेंगे। ये पेपर हल्का सा टफ होता है, यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ये पेपर लेंथी भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी, आप लोगों को ज्योग्राफी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखो तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी वर्ल्ड वॉर 1 वियतनाम, ये सब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पक्का देखने को मिलेंगे। अगर मैं ओवरऑल एपीएफसी एग्जाम के लेवल को आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये यूपीएससी के लेवल से मैच करता है, ठीक है। अगर यूपीएससी आपका 100% टफ एग्जामिनेशन है तो लगभग 80% टफ आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से यूपीएससी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे, बट ओवरऑल दिस पेपर इज वेरी टफ कंपेयर टू द ईओ एग्जामिनेशन। अब अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर आपको लेवल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलेगा कंपेयर टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन। ये पेपर थोड़ा सा कम लेंथी होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक और बात कि यहां पर भी मिसलेनियस टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, सिलेबस के दायरे से बाहर जाकर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि आर्ट एंड कल्चर और मिडिवल हिस्ट्री। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने आईने अकबरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू, लेकिन अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री मेंशन करी गई है, फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन किया गया है। सिमिलरली आईने अकबरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ये आपको मिसलेनियस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आपको पेपर में इन चीजों के लिए तैयार रहना है। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी कि यार पेपर आउट ऑफ बॉक्स आ सकता है, कुछ टॉपिक्स जो हमने सिलेबस में नहीं देखे वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये चीजें सभी बच्चों के लिए कॉमन है। और इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको लगभग थोड़ा सा एसएससी एग्जाम की तरफ देखने को मिलेगा। अगर हम खासकर 2021 के पेपर की बात करें, नो डाउट 2017 का पेपर टफ था कंपेयर टू 2021 पेपर, लेकिन 2021 पेपर हमें एक ट्रेंड चेंज बता रहा है कि यार ईओ का लेवल हल्का सा कम होगा एज कंपेयर टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन। तभी इन दोनों पेपर्स का हमें एक डिफरेंशिएशन फैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पोस्ट भी हायर मिल रही है एपीएफसी एग्जाम क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टेकअवेज क्या है कि भाई हमें
एपीएससी एग्जाम में थोड़ा टफ, थोड़ा लेंदी और थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, हमें अपनी स्टडी का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा प्रिपरेशन का, और दूसरी बात कि हमें तैयार रहना पड़ेगा थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए। अगर मैं ईओ एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट अगेन थोड़ा जरूरी है, क्योंकि 120 क्वेश्चन ही 120 मिनट में, लेकिन थोड़ा सा आपको लीवे मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको इजी फील होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उतने लेंदी नहीं रहेंगे, बट प्रैक्टिस फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट की करिएगा और पेपर आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज में सबसे पहले 2012 और 2015 का एपीएससी एग्जामिनेशन देखते हैं, और यहाँ पर जब आप ये वेटेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंग्लिश के अराउंड 10 क्वेश्चन, मैथ के अराउंड 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अराउंड 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के अराउंड 10 क्वेश्चन, जीएस से अराउंड 45 क्वेश्चन और सोशल सिक्योरिटी से अराउंड 10 क्वेश्चन, और बाकी पोर्शन से आपको लिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंपोनेंट की वेटेज से हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, भाई कौन सा कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें एरियाज देखने को मिलेंगे, भाई क्वांट, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एपीएससी में इन 3 कंपोनेंट्स के बिना जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के चांसेस गवा रहे हो, क्योंकि अगर आपके इन 3 पोर्शन से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 80 क्वेश्चन फिर सारे के सारे ठीक करने पड़ेंगे सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए, जो कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं जीएस की बात करूं, जनरल स्टडीज की बात करूं, तो यहाँ पर पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी और पीडीजी में थोड़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर मैं स्पेशल कंपोनेंट्स की बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी, देन आईआर एंड लेबर लॉ एंड देन अकाउंटेंसी आपको प्रेफरेंस में देखने को मिलेगा, प्रायोरिटी में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और यही एक तरह से डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का ऑर्डर है या फिर इंक्रीजिंग प्रायोरिटी का ऑर्डर है, आप जिस तरीके से इसको देखना चाहें। ये कंपोनेंट्स आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अगर आप एपीएससी एग्जाम क्लियर करने की सोचें। सिमिलरली अगर हम ईओ एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर भी हमारे पास कुछ इस तरह के पैटर्न देखने को मिलेगा कि इंग्लिश और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन मैथ से और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, तो लगभग 35 क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन से आ रहे हैं। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद जनरल स्टडीज में मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2021 में, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। बेसिक साइंस से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इंडियन पॉलिटी से कम क्वेश्चन थे, लेकिन प्रिपेयर आपको वो भी करना है। करंट इवेंट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर इसकी प्रेफरेंस हाई है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर मैं स्पेशल कंपोनेंट्स की बात करूं तो अकाउंटेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इन 2021 पेपर कंपेयर टू आईआर एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी। बट अगेन इन तीनों ही एरिया से जो हमारे स्पेशल एरिया है प्रिपरेशन के, क्यूआरई वाला पोर्शन, ईवीएफ स्पेशल वाला पोर्शन और जीएस वाला पोर्शन, आपको लगभग बैलेंस पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा भी वो चीज आगे। ठीक है, इसके अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी में प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने पास्ट पेपर की एनालिसिस से निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की, भाई किस तरह का पेपर में माहौल देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर मैं एपीएससी एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल भी आते हैं और कंसेप्चुअल और एनालिटिकल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन लेस देखने को मिलेंगे कंपेयर टू द ईओ एग्जामिनेशन। मतलब अगर यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 120 में से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लगभग 20-30 के आसपास। बाकी क्वेश्चन आपको थोड़े से एनालिटिकल या फिर कंसेप्चुअल देखने को मिलेंगे। अब फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है, खिलाफत कमेटी ने जो नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट कौन सी गवर्नमेंट मीटिंग कौन सी उसमें पास किया था, सेशन में पास किया था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में कौन से एज ग्रुप के बच्चे इंक्लूडेड हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पर आपने पढ़ा होना चाहिए वो फैक्ट और आप यहाँ पर उसके सॉल्यूशन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अब यहाँ पर आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में पूरी लाइन देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा एक पूरा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको 2 स्टेटमेंट दे दी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट अ कंट्रीज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब ये सोचने वाली बात है, अगेन ये लाइन कहीं लिखी नहीं होगी, आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इन दी एपीएससी एग्जामिनेशन कंपेयर टू द फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्टर्न घाट, एबीसीडी ऑप्शन 1 लाइनर क्वेश्चन को कहते हैं। फिर आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ पर 3-4 आपको पेपर में पूछे गए हैं, अगेन टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और आपको लगेगा कि यार यहाँ पर मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 5 इवेंट दीजिए, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान पक्का रखना है कि यहाँ पर हम ऑप्शन लगाते रहे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कई बार हम एक छोटी सी मिस्टेक दे देते हैं कि 15324 है और अगले ऑप्शन में 15
4 2 3 है और हम जल्दी में कई बार ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलत ऑप्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है। एक और बात कि यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपका काफी टाइम लेते हैं और अगेन यहाँ पर भी गलती के स्कोप काफी ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिफिकल्टीज लेवल की, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास एलिमिनेशन का एक चांस बन जाता है कि अगर मान लो आपको पता है भाई कि कंपलसरीली सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो जहां जहां सेकंड आ रहा है उसको हटा दो, तो ऑटोमेटिकली आप 3 और 4 पे आंसर पे पहुंच गए। तो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने स्टाइल को इस तरीके से डेवलप करिए कि भाई जो क्वेश्चन लेंदी है वहां पर टाइम अगर मेरा ज्यादा लग रहा है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और टेक्निक यूज कर लूं, एलिमिनेशन टाइप की टेक्निक यूज कर लूं, ठीक है। अगर मैं ईओ एग्जाम की बात करूं तो ईओ एग्जाम में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यहां पर ये नंबर बहुत हाई है और अगर आप पेपर भी देखें तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। गांधी साल्ट मार्च टू दांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको नेम्स, प्लेस, डाटा, फैक्ट ये पता होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे लेकिन उनका नंबर काफी कम है। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट में मतलब ये पर्सन कनेक्टेड किससे जो है वो कवर होगा। तो यहाँ पर अगेन आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, जो पढ़ा है आपने उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको लिस्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा कम देखने को मिलेंगे, बट होते हैं पक्का। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर जहां पर बड़ा क्वेश्चन है वो आपको कम देखने को मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे इन दी पेपर ऑफ ईओ एग्जामिनेशन, खासकर 2021 के। तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि भाई थोड़ा फैक्चुअल डाटा को बहुत अच्छे से पढ़ लो, पेपर फैक्चुअल होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दूसरी बात कि थोड़ा सा टाइम की प्रैक्टिस कर लो, लिमिटेड टाइम की प्रैक्टिस कर लो कि पेपर अगर हम 3 राउंड फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो 1 घंटे 50 मिनट में हमारे 3 राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लास्ट के 10 मिनट में अपने ऑप्शंस को एक बार वेरीफाई कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड की कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एपीएससी 2015, एपीएससी 2017 और एपीएससी 2021 को प्लॉट किया है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मैं ईपीएफओ स्पेशल की बात करूं तो एपीएससी 2015 में आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रॉम दी स्पेशल कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं ईपीएफओ 2017 पेपर की, तो यहाँ पर आपके 38 क्वेश्चन हो गए और बाद में ईओ 2021 में आपको 31 क्वेश्चन देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इन जो सब्जेक्ट की वेटेज है ईपीएफओ स्पेशल में कौन कौन से हैं, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, और अलॉन्ग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इनकी वेटेज आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई दिखेगी, बट अगेन मेरे हिसाब से इस बार इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को ग्रेटर देन 35 देखने को मिलेंगे इन बोथ ईओ एंड एपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपको इन 4 कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इनकी वेटेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है और ये एक एरिया है जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि भाई सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इसलिए अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में आप लोगों के 48 क्वेश्चन थे इन दी एपीएससी 2015। अगर मैं बात करूं 2017 की ईओ की, तो यहाँ पर आपको जीएस में सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए थे, ठीक है, 40 थे, 38 थे एंड फिर 43 हो गए। तो जीएस आपका अराउंड 45-40 के बीच में रहेगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आप सभी बच्चे थोड़े से सेम लेवल पे आते हैं क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं और एसएससी वाले बच्चों ने भी जीके पढ़ा होता है। अगर मैं क्यूआरई की बात करूं तो क्यूआरई एक ऐसा एरिया है अगेन जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं और अपने आप को एक लेवल अपार्ट लेके जा सकते हैं। क्यूआरई में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमेशा ग्रेटर देन 45 रहे हैं, तो आपको सॉरी ग्रेटर देन 42 रहे हैं, मिनिमम 42 और मैक्सिमम आपको 48 भी देखने को मिलते हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर आपकी सिलेक्शन डिसाइड होगी। क्यूआरई में मैंने करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर रखा है, क्यूआरई प्लस करंट अफेयर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। जीएस में करंट अफेयर नहीं है, तो ये आपको रिस्पेक्टिव जो है पैटर्न शिफ्ट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर अगेन टेक अवे क्या है, टेक अवे बहुत क्लियर है कि तीनों एरियाज ईपीएफओ स्पेशल, क्यूआरई प्लस करंट अफेयर एंड जीएस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। कोई भी एक एरिया आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए और पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो क्यूआरई प्लस करंट अफेयर ये तो हमें पक्का कवर करने ही करने। हम पीडीजी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस छोड़ सकते हैं। यही कुछ एरिया जो हम छोड़ सकते हैं, इनके अलावा हम कुछ और नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये 4 एरियाज पीडीजी प्लस इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, एक और स्टेट वाला एरिया ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एंड स्टेट, ये 4 कंपोनेंट के अलावा मैं आपको कुछ भी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक कंपोनेंट में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 और मिनिमम 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज पढ़िए, आगे बढ़िए
और अगर कोई भी डाउट है, कोई आपको इश्यू है, तो प्लीज आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट करिए। बट मैं आपको अगेन सलाह दूंगा कि अब क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 60 दिन बचे हैं, ठीक है, 60 डेज हमारे पास हैं, तो इन 60 डेज में हमें 6 जो हमारे पास पेपर हैं, 4 एपीएफसी के और 2 ईओयू के, ये हमें हर 10 दिन में सॉल्व करने हैं। क्योंकि दोस्तों ये सलाह हमेशा दी जाती है कि लास्ट में आप प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करो, क्योंकि आपको पेपर की जो लैंग्वेज है वो फिर आपको पेपर में आगे डिफिकल्ट फील नहीं होती कि मैं कोई डिफरेंट पेपर देख रहा हूं। आप ऑलरेडी अक्वेंटेड होते हैं विद अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ द पेपर, तो यहां पर भी आपके हर 10 दिन में आप कोशिश करिए कि आप एपीएफसी या ईओयू का पास पेपर सॉल्व करें, और अगेन 2 घंटे की टाइमलाइन में बैठ के सॉल्व करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।